मैंने उसे खुलकर इब्तिदा से तफसील बताने पर उकसाया। हाँ हाँ, बताती हूँ शुरू से। शोके, मैं वाकई तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो जिन्नाती दौरे महज एक ड्रामा था जो मैं जानबूझकर अपने अम्मा अब्बा को तंग करने के लिए किया करती थी, ताकि वो मेरा इशारा समझकर मेरा ब्याह तुझसे कर डालें, क्योंकि जवान लड़की को जब जिन चढ़ने लग जाए तो उसका सीधा साधा मतलब शादी ही होता है। मगर मेरे अम्मा अब्बा तो बेचारे बिल्कुल कोरे निकले। उधर तू भी बिल्कुल कठोर बन गया था और मुझे घास भी नहीं डालता था। फिर मैं एक रोज रात को अपने कमरे में बुरी तरह बेचैन होकर आहें भर रही थी तो अचानक एक साया मैंने देखा। मैं डर गई, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे कानों में एक सरगोशी उभरी। कोई मुझसे कह रहा था कि अगर वो मेरे साथ चलने पर राजी हो जाए तो तेरा शोका यानी तेरी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। मैं पहले ही तेरे लिए तड़प रही थी, इसीलिए मैंने खौफजदा होने के बावजूद हामी भर ली और उस साई से कहा कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने की खातिर आग में कूद सकती हूँ, तू मुझे जहां चाहे ले जा सकता है। मेरे हामी भरते ही उस साई ने सरगोशी में मुझसे कहा कि मैं आंखें बंद करके 3 बार ये कहूं, ए मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझे काली बाउली तक पहुंचा दे। फिर मैंने इसी तरह लेटे लेटे 3 बार ऐसा ही कहा, ए मनहूस गहराइयों के बादशाह, मुझे काली बाउली तक पहुंचा दे। ये कहने के साथ ही मुझे गहरी नींद ने आ लिया और जब मैं दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक छोटे से गांव की पगडंडी पर खड़े पाया। मैं चूंकि खुद उस वक्त तुझे हासिल करने के लिए बावली हो रही थी, इसलिए मेरे डर और खौफ पर तेरी मोहब्बत की फरजानगी तारी थी। चुनाचे मेरे कदम खुद ब खुद उठने लगे। मैं जैसे किसी नादीदा कुव्वत के जेरे मासर तनवीमी अंदाज में आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में मुझे एक सफेद घोड़ी पर सवार शख्स मिला। वो अपने हुलिये से इस गांव का कोई चौधरी या नंबरदार लगता था। उसने मुझे देखा तो मेरा रास्ता रोक लिया और घोड़ी से उतरकर कड़कदार लहजे में मुझसे बोला, ओ कुड़िए, किधर जा रही है? कौन है तू? मैं भी उसे कोई जवाब देना ही चाहती थी कि अचानक मेरे होंठ खुद ब खुद हिले और निहायत हुसीली आवाज मेरे हलक से उभरी, ओ चौधरी आलम खान, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो फना हो जाएगा। उस चौधरी को भी गुस्सा आ गया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद करना चाहा, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे दोनों हाथ खुद ब खुद हरकत में आए। मैंने देखा कि मेरे दोनों बाजू लंबे होते चले गए। उन्होंने चौधरी का गला दबोच लिया। वो घोड़ी से नीचे आन गिरा। मेरे हाथों के मजबूत शिकंजे ने उसका गला दबोच लिया और उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ा जब तक कि वो तड़प तड़प कर ठंडा ना हो गया। इसके मरते ही मेरे दोनों बाजू असली हालत में आ गए और एक बार फिर मेरे कदम आप ही आप उठने लगे। मैं चलते हुए एक पक्के कुएं के करीब आ गई। ये एक पक्की और स्याह पत्थरों वाली मुंडेरों का कुआं था। अचानक मेरे कानों में वही सरगोशी उभरी, रानी मुंडेर पर चढ़ जा, अंदर सीढ़ियां तुझे नजर आएंगी, तू उसके जरिए नीचे उतर जाना। मैंने ऐसा ही किया, मुंडेर पर चढ़ गई। कुआं बहुत गहरा और तारीक था। पहले तो मैं नीचे उतरने से डरी, मगर फिर दिल मजबूत करके नीचे उतरने लगी। कुआं अंदर से कितना गहरा था ये मैं नहीं जानती, मैं बस सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरती जा रही थी। फिलआखिर काफी गहराई तक उतरने के बाद सीढ़ियां अचानक खत्म हो गई। अब मेरे चारों तरफ घटाटोप तारीकी थी और ऊपर कुएं का मुंह खुला भी छोटा नजर आ रहा था। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं। फिर आखिर वही पुरस्कार सरगोशी एक बार फिर मेरी समातों में गूंजी, पागल लड़की, सीढ़ियों से अब नीचे कूद जा, कुएं की जमीन तुम्हारे कदमों से नजदीक है। मैंने छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि कुएं की तह जमीन की चंद फीट की गहराई में होगी, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से भयानक चीख निकल गई। मैं कुएं की तंगो तारीक और महदूद फिजा में नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही थी। मेरी दहशत के मारे होश उड़ गए और फिर मुझे कुछ होश न रहा। रानी इतना बताकर लम्हे भर कर रुकी। मैं बड़े इश्तियाक और जोश के साथ उसकी सारी पुरस्कार भरी रुदात सुन रहा था। इसके खामोश होते ही मैंने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ, आगे बता ना रानी। वो थोड़ी देर सांस लेने के बाद फिर बोलना शुरू हुई। मुझे जब होश आया तो खुद को एक वीरान खंडर में पाया। मैं एक पथरीले चबूतरे पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास चांदनी फैली हुई थी। दर दीवार से कोहन साली टपक रही थी। मैं उठकर बैठ गई और हैरान और परेशान नजरों से चारों तरफ देखने लगी। फिर अचानक एक गुर्राहट सुनाई दी। मैंने छिटक कर आवाज की सिमत देखा तो खौफ से मेरी घुगी बन गई। वो एक रीछ जैसा जिसामत का कोई इंसान नुमा जानवर था, मगर बहुत ही भयानक सूरत की गैर इंसानी मखलूक थी, जिसका सर इंसान का, मगर उसकी पेशानी पर एक आंख थी। डरो नहीं मुझसे, वो जानवर नुमा इंसान बोला। मैं इस आवाज को पहचान गई थी। ये वही सरगोशी थी। मैंने जरा हिम्मत बांधी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चारों टांगों से चलता हुआ मेरे करीब आया और फिर बोला,
तू शौकत हुसैन से शादी करना चाहती है ना? हाँ, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मैंने दिल की गहराइयों से जवाब दिया। तो ठीक है, तेरा ये काम मैं कर देता हूं, मगर इससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तेरा शोका मेरी जान का दुश्मन बन गया है और मैंने अपने काले इल्म से पता चलाया है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती सिवाय तेरे शोके के, क्योंकि उसे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग की दुआ हासिल है। मैं उसकी बात पर डर सी गई, क्योंकि मैं समझी कि वो शायद खुदा न खास्ता मुझे तेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मगर वो जैसे मेरा ख्याल भांप कर बोला, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे शोके को कुछ नहीं कहूंगा। तू भी उससे कह दे कि मुझसे टक्कर लेने की कोशिश ना करे। मैं इसके सिरे में तुम्हें इतनी सारी दौलत दूंगा कि तुम दोनों आपस में बड़ी धूमधाम से शादी कर सकते हो और सारी जिंदगी खुश और खुर्रम गुजारोगे। मैं इसकी बात सुनकर खुश हो गई, मगर फिर मायूसी से बोली, मगर शोका तो मुझे बिल्कुल घास नहीं डालता, मुझसे शादी नहीं करेगा और मेरी बात कब मानेगा भला? वो बोला, मैं तुझे एक सफूफ दूंगा, तू उसे 12 रातों तक दूध में थोड़ा थोड़ा घोल कर पिलाती रहना और फिर वो हर वक्त तेरे नाम की माला जपेगा। मैं खुश हो गई, मगर वो दूसरे लम्हे बोला, मगर वो एक सोनी नामी लड़की के इश्क में मुब्तला होगा, क्योंकि इस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसे ख्वाब में मेरी ये नगरी का नजारा दिखाया है, इसलिए तुझे बड़ी होशियारी से ये काम करना होगा। मैंने उससे सफूफ लिया और हामी भर ली। उसने मुझे आंख बंद करने को कहा और फिर जब दोबारा आंख खुली तो मैं अपने गांव की पगडंडी पर खड़ी थी। वो इतना बताकर खामोश हो गई। मैं उसकी दास्तान सुनकर दम फखुद रह गया। मुझे अब ख्याल आया, मैंने गुज़िश्ता रात जो दूध पिया था उसे पीकर मेरा दिल क्यों रानी की तरफ राग़िब हुआ था। ताहम मैं हैरत से बोला, रानी तू तो बहुत दिनों तक घर से बाहर रही थी, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, मैं खुद हैरान थी कि इतनी थोड़ी दिन के लिए इतने दिन कैसे गुजर गए। उसने मुझे बताया। मैं समझ गया कि ये उसकी जादू नगरी का ही शाखसाना होगा। मैं सोचने लगा कि जगदोश की इस बदनगरी का ताल्लुक कहीं उन महनूस गहराइयों से तो नहीं था कि जिसके बारे में कमाली शाह बाबा ने निशानदही की थी। इसका मतलब था मरदूत जगदोश पाताल में रहता था और उस तरफ जाने का रास्ता वो काली बावली थी जिसके जरिए रानी मनहूस गहराइयों में उतरकर इसकी बदनगरी तक पहुंची थी। ये सोचकर मेरी आंखें कामयाबी के एहसास से चमकने लगी। मुझे काफी देर तक किसी गहरी सोच में डूबे देखकर वो बोली, क्या सोचने लगा शोके? नहीं कुछ नहीं, मैं चौंक कर बोला तो वो बड़े रसान से मेरा हाथ थाम कर बोली, शोके देख, अब तू जगदोश का पीछा छोड़ देगा ना, पता है वो हमें बहुत ढेर सारी दौलत भी देगा। मैंने अपने गुस्से को काबू किया और बज़ाहिर खुश होकर उससे बोला, अच्छा ये बात है, पर तूने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? मुझे भला क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े जादूगर से टक्कर लूं? पर वो ढेर सारी दौलत देगा कब? मैंने जानबूझकर ललचाए हुए लहजे में कहा। वो भी खुश होकर बोली, तू सच कह रहा है शोके? तो फिर मुझसे शादी करेगा ना अब? हाँ हाँ क्यों नहीं, तू पहले बहुत सारी दौलत तो लेकर आ ताकि हम शहर जाकर अपना बड़ा सा घर बनाकर रहें, मैंने कहा और रानी खुशी से दीवानी हो गई। मैंने उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया और खुद चारपाई पर लेट गया। अगले दिन मैं अलग सुबह उठा तो बाहर कोई दरवाजे को बुरी तरह से बजा रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा, ताया भी जाग चुके थे। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। मैं भी जब तक शहर में पहुंच चुका था और गांव के मुतल्लिका थाने का हवलदार चौधरी करीम दाद खड़ा था। इसके साथ पुलिस के 4-5 एहलकार भी मौजूद थे। आसपास के कुछ लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। ओ बाबा जी, जरा अपनी हलाकू खान दी रानी को तो बाहर निकाल, हवलदार करीम दाद ने जमे हुए लहजे में ताया से कहा। फिर उनकी उक़ब से मुझ पर नजर पड़ते ही उसने मुझे भी झटकेदार लहजे में बुलाया, ओ माठे तू भी जरा बाहर आना। मैं हैरान परेशान बाहर निकला तो पुलिस वाले ने मुझे फौरन हथकड़ियां पहना दी। मारे जिल्लत और परेशानी के ताया जान बिल्कुल गंग होकर रह गए थे। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इतने में रानी भी चादर संभाले बाहर निकल आई और धुआंधार लहजे में हवलदार करीम दाद से बोली, क्यों वे मेरे शोके को गिरफ्तार किया है तुम लोगों ने? ओ माठी जरा हो ले, ये तेर तफंग में तेरे थाने जाके ही निकालूंगा, हवलदार ने तंजिया लहजे में कहा और फिर अपने करीब खड़े पुलिस वालों को रानी को भी हथकड़ियां लगाने को कहा। पुलिस वाले फौरन हरकत में आए। रानी को हथकड़ी लगी तो अंदर से ताई भी सीना गोभी करती बाहर आ गई, मगर पुलिस हमें जीप में बिठाकर सीधे थाने ले आई। वहां एक और भी बड़ी सी जीप लैंड क्रूजर खड़ी थी और 2 ऊंचे शबले वाले लंबे तिरंगे लहीम शहीम आदमी खड़े थे। उन्होंने कॉटन की करदार सलवार कमीज पहनी हुई थी और उनकी बगल में होल्स्टर भी झूल रहे थे। 4-5 मजीद आदमी भी वहां बंदूकें थामे उनके पास मौजूद थे।
इन दोनों आदमियों के चेहरे गुस्से के बारे लाल भभूका हो रहे थे। जीप रुकी और हमें जब नीचे उतारा गया तो वो दोनों ऊंचे शिमले वाले खरांट आदमी हमारी तरफ बढ़े। फिर मुझे और रानी की तरफ खूंखार नजरों से घूरते हुए हवलदार चौधरी करीमदाद से बोले, हवलदार साहब, इन दोनों को हमारे वाले कर दो, हम जाने हमारा काम जाने। और नए छोटे चौधरियों, इन दोनों से तो मैं ही निपटूंगा अच्छी तरह। जरा इनसे ये भी तो पूछूं कि इनको चौधरी हसमत ने कितना रुपया दिया था, जिसकी लालच में इन दोनों खबीसों ने हमारे सोने बाबा का इस बेदर्दी से कत्ल करने की जुर्रत की। दूसरा ऊंचे शिमले वाला शख्स उबलती आंखों के साथ ही घूर कर हवलदार से बोला। मैं और रानी हक्का बक्का खड़े उनका मुंह तकते जा रहे थे। देख तो जरा कैसे बेबी बने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। चलो आ सब अंदर, अभी तफ्तीश हो जाती है, हवलदार ने कहा। और फिर हम सब लोग एक अंदर बड़े कमरे में आ गए। यहाँ सामने एक बड़ी सी मेज और उसके गिर्द 2 कुर्सियां धरी थी। हवलदार करीमदाद ने बड़े एहतराम से इन दोनों चौधरी टाइप आदमियों को बैठने के लिए कहा। मैंने देखा अब रानी भी खासी घबराई हुई और परेशान सी नजर आ रही थी। उसकी सारी निस्वानी अकड़फू हवा हो गई थी। मैं और रानी आहनी जेवर पहने मुजरिमों की तरह हैरान परेशान खड़े, कभी हवलदार चौधरी करीमदाद का चेहरा देखते तो कभी दोनों कुर्सियों पर बराजमान इन दोनों ऊंचे शिमले वाले चौधरी को तकने लगते, जो अब अपनी कुर्सियों का रुख हमारी जानिब फेरे खूंखार नजरों से हमारी तरफ खा जाने वाले अंदाज से घूरे जा रहे थे। इन दोनों के 4 राइफल बरदार हवारी भी उनके पास ही मुस्ताद और मौदबाना खड़े थे। मैंने जरा हिम्मत करके हवलदार से पूछा, हवलदार साहब, आखिर हम दोनों को आपने किस जुर्म में, और जुर्म के बच्चे मुंह बंद रख अपना। अचानक एक चौधरी गुस्से से धाड़ कर बोला और फिर मैं अपने करीब इन खड़े चारों में से एक को कड़कदार लहजे में मुखातिब करके बोला, ओ जमाले, जा जरा बाबा फकीर दीने को बुला के ला। वो बाहर क्या अपनी बेबी यार के साथ खड़ा है? दौड़ छेती नाल। जमाला नामी वो जवारी जी छोटे आयनु कहता हुआ चेक उठाकर बाहर निकल गया। हवलदार खामोश बैठा था। ऐसा लगता था जैसे थाने में उसकी बजाय इन दोनों चौधरियों का हुक्म चलता हो। जरा ही देर गुजरी थी, वही जमाला नामा शख्स, जिसका नाम यकीनन जमाल ही था, एक मुखनी से उम्र रसीदा शख्स को दबोचे ले आया, जैसे इसने भी कोई जुर्म किया हो। इसके अंदर दाखिल होते ही दूसरे चौधरी ने उसे हशमनाक नजरों से घूर कर कड़कती आवाज में कहा, ओ फकीर दीने, ओ कुड़ी यही थी जिस नामुरादी ने हमारे बाबा जी का खून किया था। मैं और रानी उसकी बात पर दहल गए। फकीर दीन ने रानी की तरफ इशारा करते हुए जोश से लर्जीदा आवाज में बोला, आओ जी, ऐयो कुड़ी सी जिसने वड्डे चौधरी जी का खून मेरी अखा ने सामने किया। ये कहकर वो रो पड़ा। ओए हवलदार जी को आगे बता, आगे। पहले वाला चौधरी इसे डबते हुए बोला तो फकीर दीन ने अपने मगरमच्छ किस्म के बहते आंसुओं को पोंछते हुए सुर्खियां भरकर कहा, मैं उस वक्त वहां से गुजरा था। मैंने देखा ए हरामजादी रानी वड्डे चौधरी जी का गला दबोच रही थी। मैं वड्डे चौधरी को बचाने के लिए दौड़ा तो अचानक मुझे ठुडा लगा और मैं गिर पड़ा। मेरा सर एक नुकीले पत्थर पर जा लगा और मेरी आंखों ने सामने अंधेरा छा गया। मुझे होश दोबारा आया तो वड्डे चौधरी साहब दुनिया से गुजर चुके थे। सुन लिया हवलदार साहब, अब आप कार्रवाई आगे बढ़ाए। पहले वाले छोटे चौधरी ने हवलदार करीमदाद की तरफ देखा तो हवलदार करीमदाद अपने हाथ में पकड़े हुए स्याह रोल को अपनी दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और रानी को खश्मगी नजरों से घूरता उसके करीब आकर सरसराते हुए लहजे में बोला, रानी सुन लिया तूने? अब बता, तूने वड्डे चौधरी आलम का खून क्यों किया? तेरी उनसे क्या दुश्मनी थी? हवलदार करीमदाद के मुंह से इंकिशाफ सुनते ही मेरी जो हालत हुई सो हुई, मगर रानी तो बेजार बेचारी रो पड़ी। मुझे अब मौजूदा हालात की किशाकिशी का अंदाजा होने लगा था कि रानी के हाथों जगदोश ने जिस घोड़ी सवार शख्स का गला दबोचकर उसे हलाक कर डाला था, वो दरअसल चौधरी आलम खान था और ये दोनों ऊंचे शिमले वाले छोटे चौधरी मकतूल के बेटे होंगे। अब कुगी क्यों लग गई तेरी जुबान को? बताती क्यों नहीं चौधरी साहब जैसे बेगुनाह आदमी का खून क्यों किया? हवलदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चौधरी आलम खान को जानती भी नहीं। रानी ने बिलाखिर फंसी फंसी आवाज में दादो फरियाद की तो अचानक छोटे चौधरी दोनों अपनी कुर्सियों से यकदम उठ खड़े हुए और फिर हवलदार की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अपने हवारियों से कड़कदार लहजे में नखवत से बोले, ओ चलो इस लड़की को जरा डेरे लेकर चलो, ये हवलदार साहब की बस की बात नहीं है। वो चारों चाबी भरे खिलौनों की तरह हरकत में आए तो हवलदार करीमदाद को अपनी सुबकी का एहसास हुआ और तब पहली बार उसने पेशा वराना बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अपने हाथ में पकड़े रोल को सीधा करके इन चारों हवारियों का रास्ता रोक लिया और फिर
खुश्क लहजे में उन दोनों चौधरियों को मुखातिब करके बोला, आप दोनों कानून की राह में आने की कोशिश ना करें। यह पुलिस का काम है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे मैं ही पाया तकमील तक पहुंचाऊं। इसकी बात पर दोनों चौधरियों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनमें से एक हवलदार करीम दाद को खश्म मालूद नजरों से घूरते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला, हवलदार साहब, हमारा मामला साफ है। ये कुड़ी हमारे सबसे बड़े दुश्मन चौधरी हशमत अली खान के इशारे पर, यह हमारा जाती झगड़ा है। इसे आप हमारे हवाले कर दो, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके चढ़े हुए तेवर देखकर हवलदार करीम दाद को मुतहम्मिल लहजा अख्तियार करना पड़ा और उसे समझाते हुए उसके नाम से मुखातिब करके बोला, चौधरी नियाज साहब, पहले हमें तो ज़ाब्ते की कार्रवाई कर लेने दो। हम खुद इससे सब कुछ उगलवा लेंगे और बाद में आपके दुश्मनों पर भी हाथ डाल देंगे। चौधरी के दोनों बेटों ने पहले एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर उनमें से एक ने हवलदार को घूरने के अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम पहले अपनी कार्रवाई निपटाओ, हम आते रहेंगे। फिर वो हम दोनों को मुआंदाना नजरों से घूरते हुए अपने हवारियों समेत चले गए। जरा ही देर बाद उनमें से एक चौधरी दोबारा लौट आया। उसे शायद कोई बात याद आ गई थी। हवलदार से वो जरा ताकीदी लहजे में बोला, एक बात का ख्याल रहे, हवलदार जी, इनका कोई जमानती आए तो चुपके से हमें इत्तला कर देना। कहो तो अपना कोई बंदा छोड़ जाए इधर। आप बेफिक्र हो जाओ, इनकी जमानत किसी सूरत नहीं होगी। हवलदार करीम दाद ने मुतदल लहजे में उसे तसल्ली दी तो वो चला गया। सूरत हाल बहुत खतरनाक हद तक गंभीर हो गई थी। चौधरी आलम खान का कत्ल कोई मामूली बात न थी, ऊपर से उसके दोनों कड़ियल बेटे भी इनकी जान को आ गए थे। इस पर मुस्तजाद एक चश्मदीद गवाह भी फकीर दीन के नाम से पैदा हो गया, जो यकीनन झूठा था। अगरचे इसमें जरा शक न था कि रानी के हाथों वाकई चौधरी आलम का खून हुआ था, मगर ये 100% इस रजियल शैतान के चीले जगदोश की हरकत थी, जिसने न जाने किस तरह रानी के वजूद में समाकर चौधरी आलम खान का कत्ल किया था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर सारी बात हवलदार करीम दाद को हम सुना भी डालते तो क्या वो हमारी बात पर यकीन कर लेता। और देख लिया तुमने, मान हवलदार करीम दाद ने तहदीदी लहजे में घूर कर कहा, कानून से अगर बच भी जाओ तो चौधरी आलम खान मरहूम के दोनों कड़ियल बेटे नियाज खान और परवेज खान तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझे सच सच बता दो, तुमने चौधरी आलम खान का कत्ल क्यों और किसके कहने पर किया। इस तरह तुम्हारी कुछ न कुछ जान छुड़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हवलदार ने पेशावराना मकारी से कहा तो मैं एहतजाज से बोला, हवलदार साहब, कत्ल तो रानी ने किया है, फिर मुझे आपने क्यों गिरफ्तार किया है? और तुझे इयानत जुर्म में गिरफ्तार किया है। तू अब चुप करके खड़ा रह, मुझे पहले रानी से पूछने दे। वो मुझे डपट कर रानी की तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ कुड़िए, बता फिर। उसने अपना सवाल दोहराया तो बिलाखिर मैंने ही दोबारा मुदाखलत करते हुए उससे कहा, हवलदार जी, ये बेचारी क्या बताएगी? अगर तुम हकीकत सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। हवलदार करीम दाद ने मेरी मुदाखलत पर मुझे पहले तो खश्मनाक नजरों से घूरा और फिर बजबरो कराह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मुझसे बोला, चल फिर तू बता। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि एक जगदोश नामी आसेब रानी पर आशिक है। जब चौधरी आलम खान ने रानी का रास्ता रोका था तो उसने रानी के रूप में गुस्से में आकर उसका कत्ल कर डाला। मेरी बात पर हवलदार करीम दाद को तैश आ गया। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गुस्से से भिन्न आकर बोला, और तूने क्या हमें इतना बेवकूफ समझ रखा है जो हम तेरी इस फिल्मी कहानी पर यकीन कर लेंगे? मैंने अपने गाल को सहलाते हुए बेचारगी से बोला, मगर हवलदार साहब, आप खुद सोचो, भला ये कमजोर लड़की इतने बड़े चौधरी का गला किस तरह दबोच सकती है? और ये बात तो सारा गांव जानता है कि रानी पर वाकई किसी असेब का साया है। मेरी मुदलल गुफ्तगू पर अगरचे हवलदार करीम दाद कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन वो अपनी रिवायती हठधर्मी से भी मजबूर था। लिहाजा उसने मुझे डपट कर चुप रहने को कहा और रानी को दुरुस्त लहजे में मुखातिब करके बोला, तूने सुना नहीं कुरिए, मन बता असल हकीकत क्या है, वरना मैं तुम दोनों को चौधरी आलम खान के दोनों बेटों के हवाले कर दूंगा और फिर वो खुद ही अपने तरीके से तुमसे उगलवा लेंगे। इस बार रानी ने भी अपनी दम बखुद महर सकूत को तोड़ा और दादो फरियाद करने के अंदाज में बोली, हवलदार जी, शौकत हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझ पर एक जिन का साया है। तो तुम दोनों इस तरह मुंह नहीं खोलोगे, जरा 2-4 दिन वलाद की हवा खाओ ना, खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगे। ये कहकर उसने हमें लॉकअप करने का हुक्म दिया और मैं और रानी चीखते चिल्लाते रहे, मगर इस सगदिल इंसान के सर पर जूं तक न रेंगी और हमें 2 पुलिस वालों ने पकड़कर फौरन एक सीलन ज़दा से कैद खाने में डाल दिया। अब क्या होगा शोके, ये तो बड़ी मुसीबत गले को पड़ गई।
रानी ने रोते हुए मुझसे कहा, और मैं तो पहले ही उस पर उधार खाए बैठा था। चिढ़कर बोला, तेरा ही कसूर है ना तू उस जगदोश की बात मानती, ना ये मुसीबत गले पड़ती। तेरे साथ मैं भी मुफ्त में मारा गया। वो मेरा बाजू थाम कर रूहान से लहजे में बोली, देख सुके, इसमें मेरा क्या कसूर है? तू कुछ करता क्यों नहीं है? मैं क्या करूं? मैं तो खुद तेरे साथ कह दूं। चौधरी आलम खान का कत्ल को मामूल की बात नहीं है। अब तो लगता है फांसी हमारा मुकद्दर ही होगी, मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। और फिर मेरे जहन में अचानक एक ख्याल बिजली की कूंदे की तरह लपका। काली बावली चौधरी आलम खान, इसका मतलब था कि वो काली बावली जिसके जरिए जगदोश की बदनगरी तक पहुंचा जा सकता था, मकतूल चौधरी आलम खान के गांव में ही थी। एक लम्हे को तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा, मगर फिर खुद को जेल में देखकर मायूस हो गया। तब मैंने हसरत से सोचा कि काश मैं आजाद होता तो उस काली बावली में जरूर उतरकर जगदोश तक पहुंच सकता था। क्या सोच रहा है शोके? रानी ने मेरी तवील और पुरसोच खामोशी पर बेचैनी से पूछा। वो गरीब ये समझ रही थी कि शायद हवालात से निकलने की तदबीर पर गौर कर रहा हूं। तू चुप की रह, मुझे कुछ सोचने दे, मैंने उसे टोका। इतने में मेरे ताया भी गांव के कुछ मुअज्जिज लोगों को लेकर आ गए, मगर हवलदार करीम दाद पर भी शायद मकदूल चौधरी खान के दोनों बेटों नियाज खान और परवेज का दबाव ज्यादा था। इसलिए उसने उनसे जान छुड़ाने की गर्ज से अदालत से रुजू करने या शहर में कोई अच्छा वकील करने का मशवरा दिया। ताया जान हमसे भी हवालात में मिले थे। उन्होंने हम दोनों को तसल्ली देते हुए कहा कि वो शहर जाकर किसी अच्छे वकील से मिलेंगे। इसके अलावा उनके पास कहने को कुछ न था। मैं सोच ही रहा था कि क्या मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। शहर की जेल मुंतकिल होने और वकील फीस की मद में अखराजात, ये सारा कुछ अकेले ताया किस तरह करेंगे? बेचारे, काश मैं ही बाहर होता तो रानी के लिए कुछ ना कुछ दौड़ धूप करता, मगर मैं खुद भी उसके साथ पाबंदे सलासिल था। मैंने आज तक हवालात में रात नहीं गुजारी थी और अभी पता नहीं कितनी रातें गुजारनी पड़ें।